एक बार फिर से राज्य और राज्यपाल की कुर्सी के बीच में संघात। इस बार डीएमके जो तमिलनाडु में पावर में है, उनका मैनिफेस्टो 2024 के इलेक्शन से पहले जो निकला है, उनमें उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है केंद्र में, तब जब तक राज्यपाल की कुर्सी यानी कि राज्यपाल के ऑफिस को जब तक अबॉलिश ना किया जाए, उनको चीफ मिनिस्टर द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। इस पे ही हम बात करेंगे। तथागत रॉय, वेटरन राजनेता और पूर्व राज्यपाल। सर, ये डीएमके की तरफ से पहले हमने देखा भी था कि तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट और राज्यपाल के भीतर चीजें ठीक नहीं है। इस बार तो उन्होंने ये मैनिफेस्टो में ही ला दिया कि जब तक अबॉलिश ना होता है, टिल अबॉलिश्ड चीफ मिनिस्टर विल सिलेक्ट द गवर्नर। इसको किस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि आप एक राज्यपाल सिर्फ एक नहीं, 2 स्टेट्स के आप रह चुके हैं। इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि ये एम्प्टी ब्रावेडो है, फ्लरिशिंग है। जिस चीज का मुझे कोई क्षमता नहीं है उस चीज मैं कर दूंगा, ऐसा कहना ये तो बेकार है। ये लोगों के आंख में धूल डालने का प्रयास है, धोखेबाजी है। और क्या बताऊं, इसे मुझे याद आ रहा है कि अभी जब सीए की जो बात आई, तब सीए के बारे में ममता बनर्जी ने कही कि मैं सीए पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगा। सीए है, सिटीजनशिप जो विषय है, ये एक केंद्रीय विषय है। वो जो 7th शेड्यूल है ये का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में 17 नंबर एंट्री है ये सीए सिटीजनशिप का विषय। तो इसमें ममता बनर्जी कैसे उसको रोक सकती है? नहीं रोक सकती है, लेकिन बोल दी ऐसे। ये भी डीएमके वाले भी ऐसे बोल दिया। ये इनका दावा है कि सरकार में आने के बाद ये तो अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को, उसके बाद अगर चाहे तो वो लोग तो कर ही सकते हैं। इतना आसान है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना? डीएमके ऐसा एक पार्टी है जो एक स्टेट में फंसा हुआ है। वो उसके बाकी जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, यानी जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, इस सब राज्य में अगर डीएमके एक ये कैंडिडेट खड़ा किया तो उसको जमानत जब्त हो जाएगा। तो डीएमके कैसे बोल सकता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दूंगा? इतना आसान है? सर, हमने पिछले कई सालों से ये देखा हुआ है कि नॉन बीजेपी जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, पश्चिम बंगाल कह लीजिए, डीएमके कह लीजिए, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार भी, कि यहाँ पे राज्यपाल और स्टेट गवर्नमेंट के भीतर हर एक मुद्दे पे स्पेसिफिकली या फिर ज्यादातर मुद्दों पे थिंग्स जो है वो सही नहीं है। रिलेशनशिप भी खराब है। बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज ने तो ये भी कहा है कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जाती है राज्यपाल के तरफ से। ये हमेशा नहीं होता है। ये होता है तब जब चीफ मिनिस्टर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री प्रशासन के बजाय वो राजनीति ज्यादा करना चाहती है। इसलिए ममता के इसमें हुआ, और कई ऐसे तमिलनाडु में होता है, लेकिन उड़ीसा में नहीं होता है। उड़ीसा में तो बीजेपी का राज नहीं है, और केंद्र राज्यपाल भी ऐसे मामूली ढंग से केंद्र से वहां पर नियुक्त हुआ। उड़ीसा में ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार जब इंडिया जोट में थे, इंडिया गठबंधन में थे, उस समय बिहार में भी नहीं हुआ। इसके कारण ये है कि जो 2 मुख्यमंत्री का नाम किया मैंने, इन लोग ज्यादा जोर प्रशासन में देते हैं, और ये भी मानते हैं कि इसमें इस दोनों में मतलब जो चुने हुए सरकार है और जो राज्यपाल है, ये दोनों में तालमेल रखना राज्य के लिए कल्याणकर है। इसलिए वो लोग झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसे मैं स्वयं जब त्रिपुरा में राज्यपाल था, तो त्रिपुरा में उस समय सीपीएम का राज था, और लोग जानते हैं कि मैं ऐसे अपने आइडियोलॉजी के आधार पर मैं बिल्कुल टोटली कम्युनिस्ट विरोधी हूँ।
पर मेरे से कोई बहुत बड़ा गड़बड़ नहीं हुआ कभी। छोटे मोटे 2-4 घटना में कुछ मतभेद हुआ, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ। मानिक सरकार जी थे, वो मुख्यमंत्री थे, मैं ये था राज्यपाल था, तो चला लिया सरकार। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, जितने भी जैसे जिन पार्टियों का मैंने नाम लिया, आम आदमी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, ये लोग हमेशा कहते हैं कि गवर्नर के ऑफिस को अबॉलिश कर देना चाहिए, एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या जरूरत है, मतलब जरूरत है हिंदुस्तान में इस वक्त गवर्नर के सीट के लिए, और अगर है तो उसका तात्पर्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? गवर्नर का ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कैनेडियन कॉन्सेप्ट है। कनाडा से ये लिया गया। कनाडा में उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर और बाकी जो स्टेट्स, कुछ फेडरलिज्म, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये कैनेडियन आइडिया है। और ये आइडिया बाबा साहेब ने वो कनाडा से लिए थे। ऐसे हमारे संविधान में तरह तरह का दूसरे संविधान से कुछ लिया गया था, ब्रिटिश ट्रेडिशन से कुछ लिया गया था, अमेरिकन, कैनेडियन, आयरिश, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया गया था। तो ये कैनेडियन आइडिया है। और इसमें इससे वो जो एक ये है, एक सत्य है कि ये का क्या कहते हैं संविधान का, वो है कि यह कहा जाता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये जरूरी था। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वो बैठ करके बहुत सोच विचार करके ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट है, वो डिबेट में कुछ अंश में बहुत ध्यान से पढ़ा। विशेष जब मैं राज्यपाल था, तो राज्यपाल की लाइब्रेरी में तो ये मौजूद होता है, मैं पढ़ा। और इसमें से मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना ध्यान लगाए थे जो लोग थे, इतना ध्यान लगाए थे, इतना बहस किए थे। तो ये कह दिया कि हम ऐसे बदल देंगे। राज्यपाल कोई जरूरी नहीं है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपॉइंट करेगा, उसके बाद बोलेगा राज्यपाल को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा, जो मनमानी कुछ भी करेगा। इतना आसान है। असल में ये डीएमके वाले ये बोल रहे हैं इसलिए कि वो निश्चित रूप से जानते हैं कि उनका कोई सत्ता में आने का संभावना नहीं है। बीजेपी बहुत माने भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, ये लोग जानते हैं। तो जब मैं हारने वाला हूं, तब मुझे वो कहने में क्या हर्ज है कि मैं अगर जीत गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो फिर गवर्नर के पोस्ट का रहना जरूरी है देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और अगर इसको कुछ सुधारना है, इसको कुछ फेरबदल करना है, परिवर्तन करना है, तो उसके बारे में बहस होना चाहिए। एक पार्टी विशेषतः जो ये अगर कांग्रेस कहता तो मैं कुछ उसका महत्व मानता, लेकिन एक रीजनल पार्टी ऐसे कुछ कह दिया और उसके बाद उसको तो कोई महत्व ही नहीं है, उसके बारे में ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमने बात की पूर्व राज्यपाल तथागत राय के साथ, जिन्होंने साफ तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा और कहा कि इतना आसान नहीं है राज्यपाल के ऑफिस को अबॉलिश करना और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ऐसा कुछ करना ताकि चीफ मिनिस्टर ही खुद राज्यपाल को अपॉइंट करे। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।